स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन तिवारी, आपका केमिस्ट्री टीचर। अब जो 11th के स्टूडेंट आप लोग हो, तो मोल कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो हमारा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, मोल कैलकुलेशन, मोल कंसेप्ट, थर्ड पार्ट आपके पास है, आपने उसको देखा। और अगर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए। उसमें मॉलिक्यूलर मास क्या है, थ्योरीज क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, शुरुआत कैसे होती है, और फिर फाइनली हम मोल कंसेप्ट में एंटर कर गए थे। अब मोल कंसेप्ट को एंटर करने के बाद आपको मैंने बताया था कि मोल क्या होता है और उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। अब इसमें किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कैलकुलेशन करते समय क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या क्या बातों को ध्यान देना है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहली बात करें कि मोल क्या है। तो मोल अब आप 9-10 से सुनते आ रहे हो कि मोल इज़ द यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, तो उसके अमाउंट को बताने के लिए एक यूनिट बनाई गई जिसको हम मोल कहते हैं। क्लियर? तो मोल का मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि जब आप मोल कैलकुलेशन करोगे तो आप एक जनरल दिमाग में बात बैठा लोगे कि मोल इज इक्वल टू 2 डिजिट्स का रेशियो है, यानी x/y, वेयर x इज गिवन वैल्यू इन द क्वेश्चन और y इज कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको ये चीज़ मैंने सिखाया था कि जब मोल कैलकुलेशन करते हैं तो मोल इज इक्वल टू, हम जनरल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि मोल को हम x/y से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर x इज क्या हम लेके चलेंगे कि गिवन वैल्यू इन क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन ना हो, आस्क्ड हो, तो अब जब आस्क्ड होगा तो हम देखेंगे, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि गिवन वैल्यू जिस भी चीज़ के लिए हो वो आगे देखेंगे। और अपॉन जो हमें याद रखना था वो मैंने कहा था कि वो आपको याद रहेगा कांस्टेंट वैल्यू। तो किसी भी कंडीशन में जब हम मोल निकालते हैं तो मोल कैलकुलेशन 2 डिजिट्स का रेशियो है होगा और 2 डिजिट x/y होगा, वेयर x इज जनरली गिवन वैल्यू इन द क्वेश्चन, और हो सकता है कि ये आस्क्ड वैल्यू भी हो। कैसा होगा क्वेश्चन में करेंगे, अपॉन कांस्टेंट वैल्यू। फिर मैंने आपको सिखाया था कि जो कांस्टेंट वैल्यू है ये 4 हैं जिनके आधार पर हमको पूरा मोल का कैलकुलेशन करना पड़ता है थ्रू आउट द केमिस्ट्री। ये कांस्टेंट क्या होते हैं तो मैंने बताया था आपको, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एटम के लिए एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास होगा, वॉल्यूम के टर्म में जब होगा तो मोलर वॉल्यूम होगा। और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आप सबको याद हो गई होगी कि 1 मोलर वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा 22,400 ml या 22,400 cc होता है। क्लियर है? या फिर इसको आप 22.4 लीटर भी लिख सकते हैं। और फिर एक चौथा तरीका था, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो वो वहाँ पर हमको कांस्टेंट एवोगैड्रो नंबर याद रखना पड़ता है, और एवोगैड्रो नंबर आप सबको मालूम है 6.02 10⁻23। यानी मोल कैलकुलेशन जब करते हैं तो मोल कैलकुलेशन के 3 टर्म हैं। तो क्वेश्चन हमने पहले भी बात किया है कि या तो क्वेश्चन इन टर्म ऑफ मास आएगा, या तो क्वेश्चन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम आएगा, या तो क्वेश्चन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन इन टर्म ऑफ मास आएगा तो हमने बात किया था कि या तो क्वेश्चन एटम के लिए होगा या तो मॉलिक्यूल के लिए होगा। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम आएगा तो पक्का किसी गैसियस सब्सटेंस के लिए होगा। और इन टर्म ऑफ पार्टिकल आएगा तो डिपेंड करता है कि एटम मॉलिक्यूल के लिए हो सकता है। एटम के और अंदर चले जाओ आप, मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूल में एटम काउंट करा सकते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका कैलकुलेशन आ सकता है, देखेंगे। और तो जब एटम के लिए करेंगे तो हम जानते हैं कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास या गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। तो एटम का मोल इज इक्वल टू, आपको फार्मूला क्या दिमाग में रखना है कि गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। हो सकता है आस्क्ड हो, अभी आप गिवन के पीछे पड़े। दूसरा, मॉलिक्यूल के लिए अगर करना है इन टर्म ऑफ मास तो आप बोलोगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
जो कि मॉलिक्यूलर मास मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको इनलिस्टेड कराया था कि सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और उन सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। लिस्ट पूरी बनी है, क्लियर। अगर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम आएगा तो आप बोलोगे मोल इज इक्वल टू होता है गिवन वॉल्यूम, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, अपॉन 22.4 लीटर। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है अगर लीटर में है तब तो आप 22.4 लीटर ही यूज़ करोगे, लेकिन अगर ये वॉल्यूम ml में या cc में है तब फिर आप थोड़ा ध्यान रखना कि 22,400 ml या 22,400 cc का यूज़ करना है। क्लियर, बात एकदम बात बैठा लो दिमाग में, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना तो थ्योरी पढ़ते समय बहुत सारी प्रॉब्लम को सोचना पड़ता है। जब सोचोगे आप तो सोचते सोचते चीज़ें दिमाग में अगर 2 बार 3 बार 4 बार क्लिक करती हैं तो वो थ्रू आउट लाइफ के लिए हो जाता है, हमेशा के लिए याद रहता है कि प्रिकॉशन है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप पहली बार किसी रोड में जा रहे हो तो आपको आइडिया नहीं होता कहाँ ब्रेकर है कहाँ गड्ढे हैं, लेकिन अगर आप उसी रोड पे 10 बार निकले हो, 2 बार निकले हो, 5 बार निकले हो तो आपको आइडिया होता है, आपका सिक्स सेंस कहता है ब्रेकर आ गया ब्रेक लगाओ, गड्ढा आ गया साइड से निकलना है। तो ये वैसी एक बात है कि आप किसी चीज़ को जितने बार रिपीट करोगे, फ्रिक्वेंटली रिपीट करोगे, आपको दिमाग में वो उसकी पिक्चर क्लियर होती जाएगी। लाइक टीचर्स जो करते हैं, टीचर्स इतने बार पढ़ा चुके होते हैं, इतने बार पढ़ाते हैं कि उनको वो चीज़ें क्लियर रहती हैं कि आपको कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे बच्चे को बता देना है, कहाँ प्रिकॉशन करना है। क्लियर, ध्यान रहेगा। तो यहाँ ध्यान रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में जब चलते हैं हम बोलते हैं मोल इज इक्वल टू, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर तो आप सबको याद होता है 6.02 10⁻23। इसमें मेरा एक और कहना है कि जो बच्चे स्कूल के हैं, जिनको स्कूल में क्वेश्चन करने हैं, स्कूल में राइटिंग में करने हैं, वो तो एवोगैड्रो नंबर को पूरा 6.0 10⁻23 लेके फिर कैलकुलेशन करके दिखाओगे। लेकिन जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और जो कॉम्पिटिशन्स में जब क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा टाइम सेव करो और एवोगैड्रो नंबर को राउंड ऑफ 6 लेके चलो, 6 × 10⁻23। हाँ ठीक है, हम दूसरे को नहीं बता रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कोई प्रूफ तो आप देते नहीं हो कि आपने कैसे किया है, आपका आंसर आता है, आपको टाइम सेव होता है। क्लियर, तो पहली बात हमारे को क्लियर हो गई कि अगर मोल कैलकुलेशन करेंगे तो हम जो 3 हमारे पास सब साइड्स होंगी, तरीके होंगे, या तो क्वेश्चन हम को दिया जाएगा इन टर्म ऑफ मास, या तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, या तो इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर मास दिया जाएगा तो एटम के लिए होगा या मॉलिक्यूल के लिए होगा। एटम के लिए होगा तो हम बोलेंगे वेट अपॉन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए होगा तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, प्रीवियस वीडियो में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने बताया, बाकी तो बुक में सबकी लिस्ट बनी है, फिर भी आप पुराने वीडियो को देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा जो आपकी ज़रूरत है उसका। जो दूसरा तरीका है वो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम है, और इन टर्म ऑफ वॉल्यूम में आपको सीधा क्लियर है कि गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर या गिवन वॉल्यूम अपॉन 22,400 ml या cc। और नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में जब क्वेश्चन आता है तब आपको ध्यान रखना होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में जब क्वेश्चन मेरे से पूछा जाएगा तो इसकी जो सर्कमफेरेंस होगी, रेंज होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल में ये तो मेंशन नहीं कर रहा है ना कि कौन से एटम के लिए है कि मॉलिक्यूल के लिए है। तो आप प्रिकॉशनरी जब नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए आएगा तो आपके दिमाग में फिर घंटी बजनी चाहिए क्या, कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये तो देख लूँ कि पार्टिकल कौन सा पूछ रहा है और कौन सा दिया है। तो ये सब एक्सरसाइज करने के बाद आपके दिमाग में बातें बैठेंगी। तो चलिए मोल कैलकुलेशन में हम कुछ चीज़ों का कैलकुलेशन करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज आपको कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, तो आपको बातें क्लियर होंगी। क्लियर, पहली बात कि मोल की यूनिट, मोल MOLE मोल है, इसको हम जब यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप सब जानते हो कि MOL डॉट मोल रिप्रेजेंटेशन है। मोल हमने ये भी बात कर ली है कि केमिस्ट का डजन है, जैसे कि कोई बंदा 1 डजन ऑफ बनाना बोलता है तो दूसरा समझ जाता है कि 12 पीस की बात कर रहे हैं, 12 पीसेस की बात कर रहे हैं। वैसे केमिस्ट्री में जब मोल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत क्लियर हो जाता है कि अगर कोई बंदा 1 मोल बोल रहा है तो इसका 100% मीनिंग 1 एवोगैड्रो नंबर या 1 मोलर वॉल्यूम या 1 GAM ग्राम एटॉमिक मास या 1 मॉलिक्यूलर मास है। क्लियर, एवोगैड्रो नंबर आपको याद ही रहता है,
बस आप कोशिश ये करिए कि जब ऑब्जेक्टिव करिए तो आप एवोगाड्रो नंबर को पूरी 6.02 ना करके उसको राउंड ऑफ करके 6 × 10⁻23 लीजिए। इससे क्या होता है, कैंसिलेशन ईजी होता है और टाइम सेव होता है। टाइम बचाना भी आर्ट है जो धीरे धीरे एक्सरसाइज बनने पे आती है। चलिए, मोल के बारे में इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आजकल आप बुक्स में खासकर एनसीईआरटी में देखोगे तो मोल को नंबर ऑफ ग्राम एटम भी कहा जा रहा है। जैसे मैं कहूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 11.5 मिलीग्राम ऑफ सोडियम। बहुत सबसे इजी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल इन 11.5 मिलीग्राम ऑफ सोडियम। अब यही क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसे भी दिया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम। तो जो बच्चे एक्सरसाइज नहीं किए रहते, नए हैं, उनके लिए दिक्कत होती है। उनको ये लगता है कि यार ग्राम एटम पूछ रहा है, एटम का नंबर तो नहीं पूछ रहा भाई। तो आपको ध्यान देना होगा कि नंबर ऑफ मोल की जगह पे नंबर ऑफ ग्राम एटम भी यूज होता है। बस क्वेश्चन वो एटम के लिए ही होगा तब, बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए, गैसेस के लिए ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी मैंने कहा सबसे सरल क्वेश्चन, तो आप बोलोगे सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सुनोगे तो बोलोगे यार क्वेश्चन में गिवन क्या है और आस्क क्या कर रहा है। तो आप देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ग्राम एटम, ये आस्क कर रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कितने में। तो गिवन क्या है, बोले 11.5 मिलीग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम क्या मॉलिक्यूल है? नो, सोडियम इज एटम। यानी क्वेश्चन जो है वो इन टर्म ऑफ मास है और फॉर एटम है। तो आप बोलोगे यहाँ पर मोल या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ये खासकर एनसीईआरटी की टर्म है जो कि बुक्स में यूज हुई है, इज इक्वल टू, मैंने बोला आपको फार्मूला लगाओगे क्या, वेट अपॉन एटॉमिक मास। बोलोगे गिवन वेट क्वेश्चन में कितना है, 11.5 ग्राम है क्या, बोले ना मिलीग्राम है। लेकिन आपको सोडियम का एटॉमिक मास मालूम है, बोले हाँ कितना होता है, 23 ग्राम। तो सोडियम का एटॉमिक मास ग्राम में है, जबकि क्वेश्चन में डेटा मिलीग्राम में है। तो आप क्या करोगे, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे। तो बोलोगे 11.5 × 10⁻³ ग्राम अपॉन सोडियम का मास कितना होता है, 23 एटॉमिक मास। मिली यानी जानते हो आप 10⁻³ है। जब इसको सॉल्व करोगे तो अब इसको आप सॉल्व करोगे कि 1/2 10⁻³ ग्राम हो गया, सॉरी मोल हो गया। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, तो आप बहुत सारे बच्चे जब 10th से 11th में आते हैं तो उनको गणित मैथ्स तो बनती है, लेकिन नंबर को कैसे सिग्निफाइज फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे ये आया, अब इसको एक बंदा सॉल्व करेगा, बोलेगा 0.5 × 10⁻³ मोल। तो ये सही है, गलत तो नहीं है। लेकिन इसको अगर हम सिग्निफाइज करें तो हम क्या करते हैं, जो नंबर 0.5 है उसको अपन होल नंबर, कंप्लीट होल नंबर में बदलते हैं। तो हम इसको बोलेंगे कि 5 × 10⁻⁴ मोल है। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 5 × 10⁻⁴ बोलना ज़्यादा सही है। अगर आप 0.5 × 10⁻³ बोलते हो तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आपको आदत डालनी है कि वह नंबर ऑफ मोल हमेशा सिग्निफाइज फॉर्म पे ही बोलूँगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ और मैं कहता हूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन सुना आपने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये क्वेश्चन है। अब 9 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज के नंबर ऑफ एटम मुझे निकालने हैं। तो आप क्वेश्चन को ये सोचो कि पहले क्या, कि कोई क्वेश्चन जब आता है तो क्या दिया है, किसका दिया है, कितना दिया है और क्यों दिया है, ये 4 बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या, किसका, कितना, क्यों। व्हाट इज गिवन, फॉर विच मॉलिक्यूल और विच स्पीसीज आर गिवन,
ठीक है, किसका दिया है, व्हाट अमाउंट इज गिवन एंड व्हाई इज गिवन, क्या दिया है, कितना दिया है, किसका दिया है और क्यों दिया है। ये चार बातें अगर आपके दिमाग में आती है तो आपको इन क्वेश्चन जो आपको दिया है उस क्वेश्चन से आप ये क्वेश्चन पूछिए कि भाई चलो मैंने क्वेश्चन कहा है आपसे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्लिक करो, पूछो आप क्वेश्चन से क्या दिया है, बोले यार 9 मिलीग्राम ग्लूकोज दिया है। ग्लूकोज क्या है, मॉलिक्यूल है। क्या दिया है, 9 मिलीग्राम। क्या ये वॉल्यूम है, क्या नंबर पार्टिकल है ना, ये क्या है, वेट है। क्या 9 मिलीग्राम दिया है तो क्या करोगे आप, ग्राम में बदल दोगे। क्लियर है इतनी बात। तो क्या दिया है मालूम हो गया, किसका दिया है, ग्लूकोज का दिया है, मॉलिक्यूल का दिया है। कितना दिया है, 9 मिलीग्राम दिया है। क्यों दिया है, क्यों दिया है, बोले नंबर ऑफ एटम निकालना है। अब नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमको ये ध्यान देना है कि जब हम एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तब तो हम बहुत फास्ट कर पाएंगे। अभी इनिशियली आपको ये सोचना है कि हमको नंबर ऑफ एटम निकालना है तो आपको नंबर ऑफ मोल मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे मोल मालूम होगा तो फिर मैं सब कैलकुलेशन कन्वर्जन कर पाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बोलोगे कि मैं पहले नंबर ऑफ मोल निकालूंगा, और नंबर ऑफ मोल वेट गिवन इन क्वेश्चन ऑफ ग्लूकोज अपॉन ग्लूकोज का एटॉमिक मास लिखूँ कि मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा, तो आप बोलोगे मॉलिक्यूलर मास। वेट गिवन इज 9 मिलीग्राम, तो मैंने मिलीग्राम को ग्राम में बदल दिया है, 9 × 10⁻³ और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 जो कि मैंने सिखाया है C6H12O6 12 6 या 72 ये 12 और 16 6 या 96 का समेशन करोगे तो कितना आएगा 180 ग्राम। बाकी आपको ये याद होना चाहिए, पहले सब बता चुके हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 ये 20 ये 1/20 10⁻³ 1/20 को आप सिग्निफाइज करो अगर तो 0.05 10⁻³ अब इतना बोलना उचित नहीं है, इसको मैं होल नंबर फॉर्म में 5 को बदल लूँ तो आप बोलोगे यहाँ पे मैं क्या करूँगा 5 क्या डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2 तो ये 5 और 2 नंबर है तो ये पावर जो होगी -3 की जगह -5। ये मेरे पास क्या आया, मोल आ गया, मेरे पास इतने मोल आ गए। क्लियर। अब आप समझो कि मोल आ गया तो क्या एटम आ गया, बोले ना, मोल आ गया तो मेरे को ये तो क्लियर हो गया कि यार मोल का संख्या मालूम है, तो मैं अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मेरे को पता हो जाए तो एटम पता हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है तो उसमें कितने एटम होते हैं, देखो कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 यानी 18 और ऑक्सीजन के 6 यानी 24। एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स होते हैं, ये मुझे आइडिया है। तो अगर मेरे को ये मालूम हो जाए कि मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है तो मैं 240 बोल दूंगा, 5 मॉलिक्यूल है तो 120 बोल दूंगा। तो मॉलिक्यूल्स का जब तक मुझे नंबर नहीं मालूम होगा तब तक मैं एटम का नंबर तो बता नहीं सकता। तो आप बोलोगे यार मेरे पास मोल है। अब मैंने जो आपको फार्मूले बताए कि मोल कैलकुलेशन में कि इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ पार्टिकल, ये तीनों मोल के इज इक्वल टू हैं, यानी ये तीनों आपस में जो होंगे वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के हिसाब से मैथमेटिकली इक्वल होंगे और इनको हम एक साथ यूज करेंगे। तो अब जब आपको नंबर ऑफ मोल मालूम हो गया तो आप बोलोगे अब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालूंगा, तो बोलोगे मेरा फिर से फार्मूला इन टर्म ऑफ पार्टिकल वाला क्या था, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या है, गिवन है, बोले नहीं यार पूछ रहा है तो हमको पहले पता करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल आस्क्ड यानी आप अपने को सॉल्व करने के लिए पूछ रहे हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल भाई है कितना, अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23। जो 11th में लोग वो पूरे नंबर लिखोगे क्योंकि स्कूल में चेक करने हैं कॉपी, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो बच्चा 6 लेगा, काटा कुटी करेगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो बोलेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 में यूज़ कर ले रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। मोल है 5 × 10⁻⁻5, 6 × 10⁻23, तो 30 × 10⁻18 प्लस 18 आर द नंबर ऑफ मोल। या मैं इसको 30 को राउंड ऑफ करूँ तो 3 × 10⁻19 इज द नंबर ऑफ मोल।
मॉलिक्यूल। यानी इस क्वेश्चन में मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने आ गए, 3 × 10⁻19। क्लियर हो गया आपको। अब अगर मैं मोल मेरे को पता हो गया तो मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता कर लिया, आपको दिख रहा है। अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता हो गए तो ये तो वैसे ही हो गई कि आपसे बोला जाए कि यार एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो अभी मैंने बात की आपसे, उसमें कितने एटम थे, तो आप बोले यार ग्लूकोज यानी C6H12O6 मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में मेरे पास 24 एटम थे। तो अच्छा बताओ, एक में जब 24 थे तो 10 में कितने होंगे? बोले यार 10 में तो 240 होंगे। तो 100 में कितने होंगे? बोले यार 2400 होंगे। तो इतने में कितने होंगे? तो बोलोगे यार कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इज इक्वल टू, क्या बोलोगे, मोल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसा कर लें? बोले ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई किसका करना है? तो यहाँ पे बच्चों को ध्यान देना होगा। क्या मल्टीप्लाई करना है? C6H12O6 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 24 एटम होता है। बहुत सरल सी बात कि यहाँ पे 24 को मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास अगर एक मॉलिक्यूल होता है तो 24 एटम होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? तो आप बोलोगे 24 3 × 10⁻19 एटम होंगे, यानी 72 10⁻19 एटम होंगे। यानी इसको आप राउंड ऑफ कर लो तो 7.2 10⁻20 एटम होंगे। क्लियर? तो इस तरह के कैलकुलेशन में हमको ये तो क्लियर हो गया कि यार क्वेश्चन स्वाभाविक है। जो आप नए बच्चे लोग 11th में, जो एक्सपीरियंस लोग हों उनकी बात तो आ गया, लेकिन जो नए लोग हो वो क्या होता है, 10th से जब 11th में आते हो ना तो आपको समझना होगा कि आप बहुत लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आप 10th में ज़्यादा कैलकुलेशन करते नहीं हो, 11th में फिर धड़ाधड़ कैलकुलेशन आते हैं। तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं इसमें, एक इंटरेस्ट लेते हैं। वो जब इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है शुरू में, लेकिन बाद में उनको इसका बहुत इंटरेस्ट मिलता है और उनको बहुत ईजी लगती है केमिस्ट्री। जो शुरू से फोबिक हो जाते हैं, डरते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। जैसे मैंने पहले कहा है कि आप कोशिश करो, जितना कोशिश करोगे, डरने का तो है नहीं, कुछ बिगाड़ तो लेगा नहीं क्वेश्चन आपका। जितना कोशिश करोगे सीखने का, उतनी गारंटी होगी बनने का। भागोगे, डरोगे, न्यूमेरिकल्स फोबिक होगे, तो जिनसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते ना, थ्योरी में भी परफेक्ट नहीं होते। रट के आप कोई चीज़ गाना गा दो, कोई चीज़ रट दो, लिख दो, ये परफेक्शन नहीं कहलाता। परफेक्शन का मतलब होता है कि आप नॉलेज को डिलीवर कर सकते हो कि नहीं, यानी किसी को समझा सकते हो कि नहीं, बता सकते हो कि नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस जब आपके पास आ जाता है तो ये सब सरल लगता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ और आप उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, और आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड या 1 मिनट देता हूँ, आप अभी करिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल सा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस if its 5.5 milligram amount is released in the combustion। क्वेश्चन सुनिए फिर से, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस if its 5.5 milligram amount is released during the combustion। हिंदी में अगर बोलूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि 5.5 मिलीग्राम CO2 दहन क्रिया में प्राप्त हो रही है तो आपको ये बताना है कि मेरे पास CO2 का कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम मुझे मिल रहा है। आप थोड़ा सा सोचिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैंने क्वेश्चन बहुत सरल बोला है, क्या कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन ml मिलीलीटर इफ 5.5 milligram of CO2 is used in the combustion या released in the combustion या released during the combustion। क्लियर? तो ओके, समझ पाए आप क्वेश्चन? बहुत सरल सा क्वेश्चन दिया था मैंने कि if during the combustion reaction 5.5 milligram CO2 gas is released then calculate the volume of the CO2 gas। यदि दहन क्रिया के दौरान 5.5 मिलीग्राम CO2 गैस निकल रही है तो आप ये बताओ कि वॉल्यूम कितना है। फिर मैंने आप क्वेश्चन दे दिया, अब आप फिर वही क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछो, क्या दिया है, किसका दिया है,
कितना दिया है और क्यों दिया है, क्या, किसका, कितना और क्यों दिया है। चलो क्वेश्चन से पूछो क्या दिया है, तो क्वेश्चन बोलेगा 5.5 मिलीग्राम वेट, यानी वेट दिया है, कितना दिया है 5.5 मिलीग्राम दिया है। तो 5.5 इज अ नंबर, मिलीग्राम में है तो क्लिक कर देना चाहिए, यार ग्राम में होना चाहिए, मिलीग्राम में है, इन्हें कैलकुलेशन करने के पहले मैं इसको ग्राम में बदलूंगा। किसका दिया है, CO2 का दिया है। CO2 क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, बोले मॉलिक्यूल है, यानी मॉलिक्यूल का वेट दिया हुआ है। क्यों दिया है, बोले यार वॉल्यूम निकालने के लिए दिया है। तो मास से मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, तो आप फिर बोलोगे कि कुछ भी पता करना है मेरे को, तो पहले तो मैं क्या निकालूंगा, मोल। जब मेरे पास मोल आएगा तो फिर मैं मोल इज इक्वल टू दूसरा डिजिट कर लूँगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि A इज इक्वल टू मोल है और B इज इक्वल टू भी मोल है। तो अगर मोल मालूम हो गया A के डेटा से तो मैं B का डेटा सॉल्व कर पाऊँगा। क्लियर, तो आपको ये दिमाग में आ गया क्या दिया है, किसका दिया है, कितना दिया है, क्यों दिया है। बोले क्या दिया हुआ है, बोले वेट दिया हुआ है CO2 का 5.5 मिलीग्राम। तो मैं बिफोर कैलकुलेशन इसको बदल लूंगा 5.5 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम। क्लियर, अब मैं सबसे पहले मोल निकालूंगा। यहाँ पे मोल बोले यार कितना और किसका दिया है, आपको पता चल गया है, वेट दिया है और मॉलिक्यूल का दिया है, यानी क्वेश्चन इन टर्म ऑफ मास है और मॉलिक्यूल के लिए है, तो आप बोलोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। CO2 गैस हर बच्चा जानता है कि CO2 गैस का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, 12 कार्बन का, 32 ऑक्सीजन का, यानी 44। बोलोगे 5.5 मिलीग्राम 10 टू पावर -3 अपॉन 44। इसको आप सॉल्व करोगे तो 11 से जाएगा, है ना। इसको आप 55 कर लो तो 11 5 जा, 11 4 जा, तो मैं इजी कर लेता हूँ आपके लिए। 5/4 इसको 55 किया है, ये 10 टू पावर -4 कर लिया है। अब इसको सॉल्व करूँगा तो 1.25 10 टू पावर -4 मोल, यानी मेरे पास इस क्वेश्चन में इनविजिबल डेटा नंबर ऑफ मोल पता हो गया मेरे को कि 1.25 10 टू पावर -4 और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस रिलीज ड्यूरिंग द कंबसन, यानी जलाने के दौरान CO2 गैस के 1.25 10 टू पावर -4 मोल रिलीज हुए हैं। चलो अब क्या करें, बोले वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि मोल इज इक्वल टू A है, तो ये मोल इज इक्वल टू A है। A के डेटा से मुझे मोल मालूम हो गया, अब मैं मोल इज इक्वल टू B करूँगा। यहाँ पे B का मतलब वॉल्यूम का डेटा, मोल में वॉल्यूम का डेटा क्या था याद है, बोले यार वॉल्यूम का डेटा वही है क्या, वॉल्यूम, यानी मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम या आस्क्ड वॉल्यूम अपॉन 22,400 ml, क्योंकि क्वेश्चन ml में बताना है आंसर। तो बोलोगे यार मैं फिर से फार्मूला लगाऊंगा, क्या बोलोगे यार मेरे को वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाना है, तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस रिलीज्ड अपॉन 22,400 ml। अब बुद्धिमान आदमी ये देखता है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, खासकर आप जो नए बच्चे हो 11th में उनके लिए बोल रहा हूँ कि जब मेरा नंबर ऑफ मोल एक्सपोनेंट फॉर्म पे है, पावर में है, तो मेरा जो वॉल्यूम फिगर 22,400 है वो भी पावर में बदल दूंगा। पावर क्या है, 10 टू पावर 4, आप 9 टाइम में पढ़े हो। नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर को अगर कैंसिल करना है तो एक्सपोनेंट वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। तो देखो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 1.25 इंटू 10 टू पावर -4 आया था। याद करो, दिमाग लगाओ, इसको मैं पावर में लिखना चाहूँ और जिससे पावर 4 आए तो क्या करोगे, बोलोगे यार मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा। तो डेसिमल के बाद कितने फिगर है, बोले यार 1 2 3 4, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2.24 10 टू पावर +4। ऐसा करने से एक्सपोनेंट कैंसिल हो गया। जब एक्सपोनेंट कैंसिल हो गया तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो सॉल्व करने के लिए आप जानते हो क्या करोगे, 125 का टेबल पढ़ लो या 1.25 का पढ़ लो। तो चलो 125 का पढ़ो अगर, तो कितना होगा, 125 4 जा 550 रिमाइंडर, 125 2 जा 250 एंड 50 इज इक्वल टू 330 रिमाइंडर, 125 2 जा
बोले 250 और 30 280, डेसिमल कितने हैं 1 2 3 4 डिजिट के बाद, यानी आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बच्चे, वो आएगा 2.8 ml। यानी मेरे पास जो CO2 गैस कंबसन रिएक्शन के दौरान रिलीज हुई है वो 5.5 मिलीग्राम अमाउंट रिलीज हुई थी। इसलिए मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस रिलीज हो रहा है वो कितना आया 2.8 ml। ये बहुत सरल है, आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको जो ये कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ ना, तो जोड़ घटाना गुणा भाग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आपको बनता है, आपको केमिस्ट्री नहीं बनती है। क्लियर, आप केमिस्ट्री सीख रहे हैं आप, तो केमिस्ट्री में क्या क्या बातें नहीं आ रही हैं वो ग्रेस्प करो पहला। दूसरा जो क्वालिटी ऑफ कैलकुलेशन है, स्पीड ऑफ कैलकुलेशन है, तो वो तो भाई एक्सपीरियंस से आएगा, वो आप इंस्टेंटेनियसली वो नहीं बनने लगेगा, क्योंकि आप 10th तक क्या अलग तरीके से दिमाग चलता है, 11th से फिजिक्स केमिस्ट्री अलग तरीके से सॉल्व की जाती है और पढ़ी जाती है, स्पीड में होता है। मैथमेटिक्स की अप्रोच अलग है, वो आप समझते हो। तो अब क्लियर हो गई बात कि भाई मेरे को मोल निकालना है। तो अब देखो थोड़ा क्वेश्चन के लेवल में तो आपको जूझना पड़ेगा, तो आप बड़े बड़े स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन आगे सीख पाओगे। नहीं पढ़ोगे तो आगे दिक्कत आएगी तो छोड़ना सरल होगा और फिर उसका असर बाद में होगा, कॉम्पिटिशन्स में होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो फाइट करना ही पड़ेगा ना फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी तो आगे बढ़ोगे। चलो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ और अब उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है और वो है कि क्वेश्चन है कि इफ इन ड्यूरिंग द रिएक्शन 11.2 liter of methane gas is released. 11.2 liter of methane gas is released. Then calculate the weight of methane gas. If during the reaction 11.2 liter methane gas is released, then calculate the weight of methane gas. बोलोगे यार फिर वही क्या दिया है, कितना दिया है, किसका दिया है, बोले वेट दिया है ना, वॉल्यूम दिया है, किसका, मीथेन गैस का। मीथेन क्या है, मॉलिक्यूल है, कितना दिया हुआ है 11.2 लीटर दिया है। तो फिर मैं सबसे पहले मेरे को कुछ भी निकालना है तो पहले क्या निकालूंगा, मोल। जब मोल निकालना है तो मैं बोलूँगा मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 11.2 लीटर में दिया है। जब लीटर में दिया है तो मैं 20.2.4 लीटर करूँगा, 8.5 मोल आ जाएगा। फिर इतना सरल क्वेश्चन है, फिर मैं बोलूँगा भाई मोल इज इक्वल टू ए, मालूम था डेटा तो मोल निकल गया। अब मोल इज इक्वल टू बी, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मीथेन CH4 होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम होता है, तो आप बोलोगे वेट इज इक्वल टू मोल इंटू 16, मोल 0.5 है इंटू 16 यानी 8 ग्राम मीथेन गैस मेरे पास है, या 8 ग्राम मीथेन गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस रिलीज हुई है। क्लियर बात। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको कोशिश करनी है कि मोल कैलकुलेशन करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या सावधानी है, और उन सावधानी को ध्यान देना है। क्लियर हो गई बात। तो मोल कैलकुलेशन में इतना पहले आपको सीखना है कि हाँ इस तरह के कैलकुलेशन करते समय हम ये प्रिकॉशन करते हैं, और फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन आपको बनेंगे, लेकिन पहले छोटे छोटे क्वेश्चन बनना ज़रूरी होता है। जो छोटे क्वेश्चन बनेंगे उनके तरीके बनेंगे, क्राइटेरिया बनेगा, कैसे सॉल्व किया जाता है, तब आंसर आना सरल होगा और आगे की बातें बहुत ईजी लगेंगी। क्लियर। तो आप कोशिश करिए कि इस चीज़ को बार बार पढ़िए, जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको सरल लगेगा। अब इसके आगे की जो हेडिंग होगी और इसके आगे की जो पढ़ाई होगी वो मोल से रिलेटेड होगी, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो इसको कैसे करेंगे वो देखो। अब मैं इसी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाता हूँ और मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। लेकिन उसके पहले एक बात बोल रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करिए कि मोल इज इक्वल टू, आपको ये मालूम हो गया कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास है। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन कांस्टेंट या मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर है। आपको ये भी मालूम हो गया कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर है।
जो फार्मूले में x अपॉन वाई दो डिजिट का रेशियो है। सभी फार्मूले में जो लोअर वैल्यू है y वो कांस्टेंट है। तो मोल इज इक्वल टू x, अपर वैल्यू जो है उनके बराबर है। यानी अगर मोल ज़्यादा होगा तो ये सब वैल्यूज़ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो आप दिमाग में एक पिक्चर बैठा लो, क्या, जिसका मोल ज़्यादा होता है, जिसका मोल मोल ऑफ जो है नंबर ऑफ मोल जो है वो ज़्यादा होता है, उसका सब कुछ ज़्यादा होता है। समझ में आई बात? ऑब्जेक्टिव करने के लिए कि अगर मैं कोई क्वेश्चन दूँ और उसमें आपको वेट, वॉल्यूम एक्सेट्रा के बारे में क्वेश्चन पूछूं, तो आपको दिमाग बैठाना होगा कि जिसके मोल्स ज़्यादा हैं उसका आस्क्ड क्वेश्चन का डेटा भी ज़्यादा होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया एक ऑब्जेक्टिव, और मैं कहता हूँ कि विच गैस कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच गैस कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप क्वेश्चन समझिए, हाईएस्ट पूछा है, ये नहीं पूछा है कि किस गैस में कितने हैं। यानी यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी सॉल्व नहीं करनी है, आपको बुद्धि लगानी है, आईक्यू लगाना है। पूछ रहा है कि विच गैस कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ऑप्शन दे रखा है, क्या ऑप्शन दे रखा है कि भाई 40 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। ऑप्शन बी दे रखा है 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस। ऑप्शन सी दे रखा है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ऑप्शन डी दे रखा हुआ है कि 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। ये ऑप्शंस है आपके पास। अब आप बुद्धि लगाओ कि विच गैस कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये क्वेश्चन, अब बोले आप क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में है वो हमको बताना है। तो पहला स्टूडेंट आया, पहले तरह के जो स्टूडेंट आते हैं, मेरा एक्सपीरियंस जो है मैंने देखा है अपने 20-22 सालों में, पहले तरह के स्टूडेंट क्या होते हैं, वो क्वेश्चन को भी मजाक समझते हैं। वो जो बनिया का हिसाब होता है वो वाला हिसाब लगाते हैं और बोलते हैं हाईएस्ट पूछा है तो यह दिख रहा है सबसे ज़्यादा 142 यही होगा, पक्का सर जी घुमा रहे हैं, ये होगा वो होगा। ये इमोशनल आंसर देते हैं। इनका इमोशन, इनकी इच्छा, इनका मन जिस चीज़ में अटक गया बोले यह होगा आंसर। ये कहलाता है तुक्का। ये लोग कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं होते। एक होगा जो क्वेश्चन को पढ़ेगा, समझेगा और बोलेगा कि नहीं बनता। ये ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि नहीं बनता तो आपके पास स्कोप है बनने का, सीखने का। और एक होगा जो कंसेप्चुअली स्ट्रांग है और उसको मालूम है कि यार जिस चीज़ के मोल्स ज़्यादा होते हैं उसके सभी आस्क्ड डेटा ज़्यादा माने जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जबकि सब कुछ एक जैसा हो। तो मैं अगर इन सब का मोल निकाल लूँ, शॉर्ट में दिमाग में रफ कर लूँ और जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा आ रहे होंगे मैं उसी को बोल दूंगा कि इसका वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा है। मोल तो आपसे निकालते बनेगा। तो फिर वही मैंने जो आपको सिखाया, क्या दिया है, किसका दिया है, कितना दिया है, क्यों दिया है, क्या दिया है, बोले वेट दिया है, किसका दिया है, अलग अलग गैस का दिया है, कितना दिया है, सबका दिख रहा है कितना दिया है, क्यों दिया है, नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए दिया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए मेरा लॉजिक क्या है, जिसका मोल ज़्यादा उसका सब कुछ ज़्यादा। कुछ जो इमोशनल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिनका 8th 7th सेंस जाग उठता है, बोले ये वो तो होगा ना करेगा, इतना कम है 6 ग्राम में कुछ होता है क्या। तो यही केमिस्ट्री है। यहाँ जो डिजिट है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती, बल्कि उस डिजिट का जो रिजल्ट आता है वो सिग्निफिकेंट होता है। अब देखो आप क्या करोगे कि सबके मोल निकालो। यहाँ पे वेट भी है और मॉलिक्यूल है, तो सबका मोल क्या आएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मीथेन का मोल इज इक्वल टू वेट गिवन, मीथेन का मास कितना होता है 16। बच्चे ने सॉल्व किया, बोला 2.5 मोल आया मीथेन का।
22 ग्राम CO2 है, CO2 का वेट 22 दिया है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 सिखाया आपको 44। सॉल्व किया बच्चे ने 0.5 मोल आया। हाइड्रोजन का वेट कितना दिया हुआ है 6। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना आपको मालूम है, बोले 2 ग्राम। कितने मोल आए बच्चे, 3 मोल। क्लोरीन का कितना दिया है 142 और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो आप बोलोगे 35.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 71/71, 2 मोल। ध्यान से देखो, जिसका मोल ज़्यादा उसका सब कुछ ज़्यादा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज़्यादा, वॉल्यूम भी ज़्यादा अगर मोल है ज़्यादा। हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल कैरीज हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। किसके नंबर ऑफ मोल हाईएस्ट दिख रहे हैं आपको, बोले यार ये तो 3 मोल हाइड्रोजन के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोल दिख रहे हैं। इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। 1 मोल में 1 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, तो 3 मोल में 3 एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें। तो क्या वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा, बोले हाँ वॉल्यूम भी, जिसका मोल ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 1 मोल का मोलर वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर होता है तो 3 मोल का मोलर वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 67.2 लीटर। तो क्या मंत्र बैठा लो, ऑब्जेक्टिव करने के लिए मेरा मंत्र होगा, जब सब कुछ सेम डिजिट रेशियो में दिया जाता है, वेट दे दिया जाए, मॉलिक्यूल का मास दे दिया जाए, वॉल्यूम दे दिया जाए, तो सीधा जिसका मोल ज़्यादा उसका सब कुछ ज़्यादा। क्लियर। बस ये ध्यान देना कि एटम जब पूछा जाता है तभी तो आपको इतना बुद्धि लगानी पड़ेगी कि ये एटम हाईएस्ट पूछ रहा है, तब यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स होते हैं, तो एटम का कोरिलेशन अलग चीज़ है। मैं मोल्स की बात कर रहा हूँ, मोल्स इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। क्लियर हो गई बेटा। अब आप लोग इन बातों को बहुत सीरियसली, ये मोल कंसेप्ट में आप अपने आप को खपाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने आप को इन्वेस्ट करोगे इस चैप्टर में, आप उतना ज़्यादा चमकोगे, ध्यान रखो, गारंटी बोलो। लेकिन इस फर्स्ट चैप्टर से फोबिक हो गए, अगर आप डर गए, तब फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है पूरे 2 साल। और अगर कहीं आपने ड्रॉप लिया तो आगे तो होगा ही होगा, और अगर मोल कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ड्रॉप तो होगा भाई, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ओके। दूसरा आपने देख लिया है, खासकर 11th-12th के स्टूडेंट हैं NCERT बेस्ड CBSE के, उनको ये मालूम हो गया है कि जो पेंडेमिक के कारण स्कूलें लग नहीं रही हैं, कोचिंग क्लासेस सब ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो NCERT ने नई गाइडलाइन सिलेबस के लिए दी है और सिलेबस बहुत छोटा करने की कोशिश की है। तो सिलेबस में प्रॉब्लम क्या आ गई है वो आप देखोगे कि सिलेबस में चैप्टर के बीच बीच के पॉइंट हटा दिए गए हैं। कुछ चैप्टर जो थोड़ा सा रफ बेस थे और ज़्यादा मार्क्स के नहीं थे, ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में भी नहीं आ रहे थे, जैसे बायोमॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा लेंदी था, वो हटाया है, पॉलीमर हटा दिया है ना। आपको छोटी छोटी चीज़ें हटाई है, सॉलिड स्टेट है उसमें कुछ बीच का हटा दिया, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो उसमें पूरा सेल सेक्शन हटा दिया है, सर है ना। तो सरफेस केमिस्ट्री में ऐसे छूटा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें बहुत कुछ पढ़ने को होता था, बहुत डीप नॉलेज करना होता था। एक तरह का मेटलर्जी, यानी आप सीखते थे उसकी इंजीनियरिंग कैसे होती है, वो पूरा चैप्टर ही साफ कर दिया है, ठीक है। और इसी तरह से ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में आप CBSE की वेबसाइट में जाएंगे और आप तो हो सकता है अवेलेबल हो गया हो आपको, उसमें आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस देख लीजिए। लेकिन मेरी एक पर्सनल राय है कि अगर समय अभी इतना ज़्यादा नहीं गुजर गया है कि दिक्कत हो, अभी जो नेक्स्ट ईयर का नीट होगा, IIT होगा, स्पेशली मैं 12th वालों को बोल रहा हूँ और 11th वालों को भी समझा रहा हूँ कि अगर नीट और IIT होगा तो उसमें तब समय बदल चुका होगा, तब ये कोर्स जो आप छोड़ रहे हैं इसका हो सकता है कहीं हार्मफुल इफेक्ट ना हो। इसलिए मेरी सलाह तो ये है कि आप 12th के लिए तो अपनी तैयारी बना के चलिए, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा गेन भी करिए, क्योंकि ये समय है 11th-12th
ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लाइफ का, चीज़ों को सीखने का। आप अगर इन चीज़ों को छोड़ देंगे फिर मौका आगे कम लगेगा। कोशिश करिए, इनको सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किस तरह का कैलकुलेशन होता है और क्या होता है, आप उसका अप्रोच कैसे करते हैं, ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो चैप्टर के अंदर आप एंटर करोगे और उसमें कुछ बातें दी हुई हैं, जैसे परसेंट कंपोजिशन, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब क्या है, कैसे होती हैं, कैसे पढ़ी जाती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, आपको मेरे को लगता है सब समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो आप मेरा व्हाट्सएप पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर बताऊंगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा ये, लोगों को जागरूक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।